दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है और ये हमारा ऐप पर टेस्ट नंबर 16 था जो सबके लिए ओपन रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये फ्री वाले टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन कीजिए और हर मंडे तैयार रहिए। 9 बजे से 5 बजे तक टेस्ट होता है। दोस्तों टेस्ट का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध आपको करवाया जा रहा है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ एक टेस्ट अटेम्प्ट के बदले एक लाइक ज़रूर करें, और टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखें। हम सभी 25 क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सप्लेन करके पूरी तरह समझाने वाले हैं। यदि चैनल पर भी नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस रखें, जब भी कोई अपडेट आता है आपके पास नोटिफिकेशन ताकि पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में भी हम सभी 25 क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। निवेदन रहेगा लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक करना ना भूले प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और कम से कम जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उनका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा था। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवाल से। हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाने का प्रयास करता हूं ताकि सभी समझ पाएँ, और फिर भी अगर लाइक्स की कमी रहती है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि तुम स्वार्थी हो जा रहे हो सारे, तो ऐसा नहीं करना है। आइए ज़रा सवाल से शुरू करते हैं। ABC 3 गांव इस प्रकार बसे हुए हैं कि B गांव पर समकोण बनता है। A से B 4 किलोमीटर, B से C 3 किलोमीटर दूरी पर है। A से C तक 3 फेज 4 तार की आपूर्ति करनी है। आवश्यक कुल तार की लंबाई बताइए। दोस्तों ऐसे समकोण त्रिभुज बना लो। ये A गांव समझ लीजिए, ये B गांव समझ लीजिए, ये C गांव हो गया। तो ये B पर 90 डिग्री हो गया ना। ये आपका 4 किलोमीटर है, ये आपका 3 किलोमीटर है। तो देखो A से C तक गांव जो है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि समकोण है, उसमें आपको लंब और आधार दे दिया, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और उसका अंडररूट कर दो तो कर्ण भुजा आ जाती है। यानी A से लेकर C तक का जो गांव है उसके लिए डायरेक्ट कितनी हो गई? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अब इस 5 किलोमीटर डिस्टेंस में 4 वायर आपको डालने हैं। इसका मतलब कितनी दूरी हो गई? टोटल 20 किलोमीटर की हो गई। बताओ बात समझ में आई क्या? C उत्तर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे देख रहे होंगे कि पहले 4 किलोमीटर इधर ले आओ, फिर 3 इधर ले आओ, यानी 7 किलोमीटर हो गई, और फिर 7 के हिसाब से डालना है तो वो 32 किलोमीटर का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, 28 किलोमीटर का ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे, है ना। C उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आया है, आपका सही हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये सही हुआ था क्या। सेकंड सवाल, एक कॉइल को DC सप्लाई देने पर धारा I1 और AC सप्लाई देने पर धारा I2 प्रवाहित होती है। I1 I2 में क्या संबंध होगा? दोस्तों DC में करंट का विरोध केवल रेजिस्टेंस करता है, जबकि AC में रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी करता है। यानी रिजल्ट ये कह सकते हैं कि AC पर धारा प्रवाह का विरोध DC की अपेक्षा अधिक होता है, और जब धारा प्रवाह का विरोध अधिक होगा तो सीधी सी बात है करंट कम होगा। यानी DC की जो करंट है वो अधिक होगी और AC की जो करंट है वो कम होगी। आपका उत्तर C हो जाएगा। अच्छा सवाल था, उम्मीद है ये भी सही हुआ ही होगा। तीसरा सवाल है कि जब एक भार पर AC वोल्टेज दी जाती है तो भार जो है वो भार की जो करंट जो है वो सोर्स वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलती है। संयोजित भार की प्रकृति कैसी हो गई? देखो आगे चलती है, इसका मतलब भार कैपेसिटिव है, ये तो कन्फर्म है। अगर 90 डिग्री आगे चलता तो प्योर कैपेसिटिव हो जाता, अदरवाइज RC कैपेसिटिव है। ठीक है, तो B उत्तर हो जाएगा। R और C लोड है, यानी रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर ये 90 डिग्री अग्रगामी का देते ना तब आपको A ऑप्शन करना था, ध्यान रखें। ठीक है, अगर 90 डिग्री लेगिंग का ऑप्शन देता पश्चगामी का, तब आपको C उत्तर कर देना था, प्योर इंडक्टिव लोड है। और यदि 30 डिग्री लेगिंग का ऑप्शन देता तो आपको D उत्तर करना होता है,
RL लोड करना होता है। उम्मीद है सवाल अच्छा था, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। आइए ज़रा अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में VA का मान ज्ञात करें। डायोड का प्रतिरोध नगण्य है, यानी वो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवा रहा है। लो छोटा सा करके आपको इसका मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, उम्मीद है कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 20 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट। ये दो डायोड समांतर में लगे हुए, एक सिलिकॉन का है एक जर्मेनियम का है। इस पॉइंट पर वोल्टेज पूछी है, मतलब सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि डायोड के जस्ट आगे की तरफ कितना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि सिलिकॉन वाला 0.7 वोल्ट तक धारा को नहीं जाने देगा और जर्मेनियम वाला 0.3 तक धारा को नहीं जाने देगा। इसका मतलब धारा का अधिक विरोध कौन कर रहा है? सिलिकॉन। कम विरोध कौन कर रहा है? जर्मेनियम। हम सब जानते हैं कि करंट उस माध्यम से प्रवाहित होती है जहां उसका विरोध न्यूनतम हो, यानी 0.3 वोल्ट के बाद यहाँ से करंट चलना शुरू हो जाता है और ये सर्किट यहाँ से पूरा हो रहा है। ठीक है ना। सिलिकॉन वाला रास्ता ब्लॉक है, अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, जबकि ये रास्ता इसका ऑन है। 0.3 वोल्ट इसका मान दिया तो 19.7 वोल्ट शेष रहेगा। 20 में से 0.3 वोल्ट यहाँ बैरियर पर अवरोध हो गया एक तरह से, 19.7 वोल्ट इसमें पीछे बचे। अब सुनो, मान लीजिए कि यहाँ जर्मेनियम डायोड की जगह रेजिस्टेंस लगा देता और उसकी वोल्टेज लिख देता 0.8 वोल्ट, तो फिर ध्यान रखना हमें सिलिकॉन डायोड वाले रास्ते को अपनाना है, क्योंकि यहाँ 0.7 वोल्ट ही है। समझ गए ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उत्तर अभी ए आएगा 19.7 वोल्ट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है? ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब होता है रोकने वाली प्रणालियाँ जो है ना, 3 तरह की होती है, डायनेमिक, प्लगिंग और रीजनरेटिव। फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है, कोई रोकने वाला सिस्टम नहीं होता है। किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? NTC पूछा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो सीसा, टिन और ब्रास। ठीक है, इतने 3 ही ऑप्शन है क्या इसमें? तो इनमें से तो नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन ही एरर हो गया। चलो मैं चेक करूँगा, इसमें एक ऑप्शन और था और वो ऑप्शन था कार्बन का। ठीक है, मैं कंप्लीट टेस्ट चेक करूँगा, कोई बात नहीं। ये तो तीनों PTC है भाई। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इनमें एक ऑप्शन और था और वो था कार्बन का ऑप्शन था। ठीक है, टेस्ट दोबारा से चेक करेंगे तो उसमें रिमूव हो जाएगा वो। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है? प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, उनको इंट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक है, और अशुद्धि वाले जो होते हैं उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, जैसे P और N टाइप जो है ये एक्सट्रिंसिक होते हैं। अगला सवाल था कि नीचे दिए गए किस पोल पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ एक इंडक्शन मोटर की मैक्सिमम स्पीड संभव है? देखो मैक्सिमम स्पीड इनमें तुलनात्मक रूप से पूछ रहा है, ध्यान से देखना। तो पोल जितने कम होते हैं गति उतनी अधिक होती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर की गति जो होती है वो पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब 10 पोल की अपेक्षा 6 पोल वाले की गति अधिक होगी, तुलनात्मक रूप से 6 पोल की गति अधिक हो जाएगी। ये उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल है, निकिल आयरन सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा है? 21% होती है भाई। ठीक है ना। H2SO4 उसमें KOH की जो मात्रा होती है वो 21% होती है, और ये मैंने कई बार करवाया है सवाल आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में आया भी था। अगला सवाल, ये तो बहुत सिंपल सा था, उम्मीद है आपका सही हो ही गया होगा, कि जब सप्लाई का प्रकार DC हो तो निम्न में से कौन से मीटर हमें संयोजित करने की आवश्यकता ही नहीं है? देखिए, हमें ना तो फ्रीक्वेंसी मीटर संयोजित करने की आवश्यकता है, ना ही हमें पावर फैक्टर मीटर संयोजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, हमेशा फिक्स है, इसलिए मापने की ज़रूरत नहीं है। पावर फैक्टर DC का हमेशा इकाई होता है, इसलिए इसका मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है। जबकि वोल्ट मीटर और वाट मीटर दोनों लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो वोल्टेज और ना ही शक्ति फिक्स है। क्या उत्तर रहेगा अभी के लिए? C ऑप्शन बनेगा। 3 नंबर और 4 नंबर मीटर संयोजित करने की ज़रूरत हमें नहीं थी। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक फैक्टर पूछा है। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक फैक्टर 2 होता है। ठीक है, और फुल वेव का √2 होता है। ठीक है, यानी अगर फुल वेव का होता तो A, हाफ वेव का पूछा इसलिए B। अगर हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर पूछे तो C,
1.57 और अगर फुल वेव का फॉर्म फैक्टर पूछे तो 1.11। 4 सवाल हो गए दोस्तों, इसमें ध्यान से समझ लेना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सब स्टेशन का घटक नहीं है? सब स्टेशन में क्या नहीं होता है? सब स्टेशन में कपलिंग कैपेसिटर भी होता है, वेव ट्रैप भी होता है, अर्थ स्विच भी होता है। नन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तो सारे होते हैं। ये पूछा ना कौन सा घटक नहीं होता है, तो नन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो सब के सब होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना था। फ्लोरेसेंट लैंप AC/DC दोनों पर चल सकता है, सही है। मेटल एलाइट लैंप फ्लड लाइटिंग में यूज किया जाता है, जैसे स्टेडियम हो गया। टंगस्टन गैस भरे लैंप की दक्षता 12-11 प्रति वाट होती है लगभग, तो ये भी सही है। कार्बन फिलामेंट लैंप जो है सिनेमा प्रोजेक्टर में, ये गलत हो गया। कार्बन आर्क लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है दोस्तों। कार्बन फिलामेंट लैंप जो है ये हीट के लिए काम में लेते हैं, बैटरी चार्जिंग में लोड देने के काम में लेते हैं। तो बाकी 3 सही थे, डी उत्तर गलत है, आपको डी ऑप्शन की तरफ जाना था। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है? अपने रनिंग टॉर्क का 450% तक होता है, जो कि सर्वाधिक आप बोल सकते वाला कि रिपल्सन मोटर का भी लगभग इतना ही होता है। निम्मी की बुक में जब आप कंपैरिजन करवाएंगे तो दोनों का 450% ही दिया हुआ है। ए उत्तर सही रहेगा, 450% ऑफ रनिंग टॉर्क। फ्लक्स को नियत रखते हुए DC सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा में 10% की वृद्धि होती है, तो टॉर्क अपने प्रीवियस मान का कितना हो जाएगा? 121%। कैसे भाई? मान लीजिए कि पहले करंट 100 एम्पियर थी, तो उत्तर कितना आया? 10,000। अब 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 110, तो ये कितना आएगा? 12,100। कितनी वृद्धि हो गई? पहले अगर 100% था तो अब 121% है। बहुत सिंपल सा है, कई बार मैंने करवाया है। अगला है, फ्री व्हीलिंग डायोड का उपयोग किस लिए करते हैं? इसको फ्लाईबैक डायोड के नाम से जानते हैं, और ये इंडक्टर में जो फ्लाईबैक वोल्टेज जनरेट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए लगाया जाता है। ये उत्तर सही होगा, रिमूव फ्लाईबैक वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। ऑफिस में किस प्रकार की वायरिंग होती है? तो सेमी डायरेक्ट होती है, अर्ध प्रत्यक्ष वायरिंग होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष जो होता है ना, ये तो गाड़ियों की हेडलाइट और उस तरह का होता है। इनडायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट जो है ये आपकी डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा काम में आता है। 4 पोल इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 1350 RPM पर चलता है। बैकवर्ड स्लिप ज्ञात करें। देखो, बैकवर्ड स्लिप ज्ञात करना हो ना तो फॉर्मूला होता है माइनस सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे माइनस सिंक्रोनस गति इंटू 100। और ये माइनस माइनस की संख्या जुड़ करके प्लस का ही होना होता है। यानी वास्तव में आप क्या कर दिया करो, सिंक्रोनस गति और रोटर गति को जोड़ करके सिंक्रोनस गति का भाग दे दिया करो, उत्तर आ जाएगा। परसेंटेज निकालोगे तो 1900% बनेगा, सॉरी 190% बनेगा, और जब पॉइंटों में निकालते हैं तो 1.9 आएगा। डी उत्तर रहेगा। पहले ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। AC मशीन में कुल वैद्युतिक डिग्री यांत्रिक डिग्री से 2 गुनी है, मोटर में पोल कितने हैं? देखो, वैद्युतिक डिग्री 2 गुनी, यांत्रिक डिग्री तो फिक्स है ना 360, इसका मतलब वैद्युतिक डिग्री कितनी है? 720। वैद्युतिक डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यानी इसमें अगर आप 180 डिग्री का भाग देते हैं तो पोल आ जाएंगे। पोल कितने हैं? 4। अगला सवाल, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम क्या है? तो उसे कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। CVT बोला जाता है इसको, लोहे अनुनाद वाले को। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। निम्न में से गलत कौन सा है? SCR के सिरे एनोड कैथोड गेट होते हैं, बिल्कुल सही है। FET के सिरे गेट ड्रेन सोर्स होता है, सही है। UJT में एमीटर बेस और कलेक्टर होते हैं, तो ये गलत हो गया। UJT में कलेक्टर नाम का सिरा नहीं होता है, उसमें 2 बेस होते हैं, एमीटर बेस 1 और बेस 2 होता है। ट्राइक में सही है, मेन टर्मिनल 1 मेन 2 एंड गेट। सी उत्तर सही हो जाएगा कि UJT वाले जो टर्मिनल है उनका नाम गलत है। FET क्या है? FET वोल्टेज चालित यूनिपोलर डिवाइस है और ये पेंटोड वाल्व की भांति काम करती है। हेक्साडेसिमल की प्रणाली ई दशमलव संख्या किसके बराबर है? तो ये 14 के बराबर होता है, क्योंकि 0 से 9 तक तो लिखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं कि ABCD शुरू कर देते हैं लिखना।
ठीक है। और देखो आप 9 के बाद में तो 10, 11, 12, 13 और 14, ई जो आएगा वो किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। 3 इनपुट वाले एंड गेट से आउटपुट में कितने उच्चतम मान प्राप्त हो सकते हैं? दोस्तों एंड गेट जो होता है ना, ये सीरीज स्विच की भांति होते हैं, इसलिए चाहे ये 3 इनपुट वाला हो, चाहे 2 इनपुट वाला हो, चाहे 4 इनपुट वाला हो, इससे आउटपुट में मैक्सिमम हमेशा एक ही बार आएगा, और वो तब आएगा जब सभी सिग्नल 1 1 1 होते हैं, ठीक है ना। बाकी सभी लो होते हैं। इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में एक मान जो है वो एक ही बार मिलता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वाइंडिंग एसी में होती है? तो बास्केट वाइंडिंग एसी की है, जबकि लेप वाइंडिंग, क्लोज कॉइल वाइंडिंग और रिंग वाइंडिंग ये तीनों डीसी की वाइंडिंग है। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा, और लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई।